रे किसने जिताओगे, किसकी सरकार बनाओगे और किसका माहौल दिखाओगे, यही बात पूछे थे। चलो आज इसी बात पर बात करेंगे। तो इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे गांव के मास्टर अशोक जी। ये कुछ कहोगे कि अब तो चुनाव हो गए, इससे पहले आप बात कर दे बंदे की पक्षपात करें। आज बात करेंगे भाई कौन जीत सके, कौन सरकार बना सके। हरियाणा में के कुछ माहौल है, तो अशोक जी हरियाणा में के कुछ माहौल लग गया। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। और चुनावी विश्लेषण को लेकर आप जो बात कर रहे हैं तो वो ये है कि जैसे कांग्रेस की 2 सीटें तो दीपेंद्र हुड्डा की जो रोहतक से है और सिरसा से शैलजा जी की है, वो तो कांग्रेस के पक्ष में सभी की जो जनमत है उसकी जो आवाज़ है तो वो उसकी जाती हुई दिखाई दे रही है। और जहां कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है तो वहां पर कांग्रेस, आम जनता की ये राय है जी कि कांग्रेस की तरफ झुकाव ज़्यादा है जहां पर आमने सामने की टक्कर है। और जिन सीटों पर अदर का भी रोल है, जैसे कि कुरुक्षेत्र की सीट पर अभय चौटाला जी का और इशार पर सुनैना और नैना जी का, तो वहाँ पर बीजेपी पर जो है वीरेंद्र मराठा, हाँ, करनाल की सीट पर जैसे वीरेंद्र मराठा जी की भूमिका अलग तय हुई है जो, तो इन सीटों पर बीजेपी का प्लस लेते हैं कि कहीं जो वोट का कटाव और फटाव होगा उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। ये जनमत की आम राय है। नहीं, कुछ जैसे करनाल की बात करें, वीरेंद्र मराठा जो वोट कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि अगर उसमें ये भी मनोहर लाल हार सकते हैं तो उनको हराने में अहम भूमिका जो होगी ना, तो जो मान लो रोड बिरादरी की वोट है वो ये है कि ज़्यादा मराठा लेगा, वहाँ बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन सभी सीटों पर बीजेपी का क्या है कि अभी कुरुक्षेत्र लोकसभा को हम ले लें तो जो अपने आसपास के गांव हैं क्षेत्र के, सभी में जो सुशील गुप्ता जी है और जो नवीन जिंदल जी हैं, दोनों में बहुत अच्छी टक्कर देखने को मिली। एक तरीके से जो है रोमांच इनके अंदर ग्रामीण अंचल में देखने को मिला। अब शहरों पर डिपेंड करेगा कि वो किसके पास। अशोक जी ये है कि हम आज से 2-3 महीने पहले जब उद्घोषणा हुई थी कि चुनाव होंगे, उस टाइम ये माहौल था कि हरियाणा में लगभग 1 सीट पे ही है फाइट, रोहतक वाली पे, कि 9 की 9 सीट जो है बीजेपी आसानी से जीत रही है। लेकिन आज के स्तर में देख रहे हैं कि लगभग हर सीट पे फाइट है। एक गुड़गांव की सीट को, गुरुग्राम की सीट को बीजेपी के लिए बिल्कुल सेफ माना जा रहा है कि गुरुग्राम की सीट और करनाल की भी जीत सकता है, लेकिन सभी सीटों पर फाइट बहुत ज़्यादा रही है। देखिए 2019 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में बहुत अंतर आया है। जो बीजेपी का माहौल 2019 में था वो अब नहीं है। वो उसके पीछे कारण क्या है, चाहे सीटें बीजेपी कितनी भी ले, चाहे इनका 50-50 का रेशो आए या 6-4 का आए, लेकिन नाराज़गी तो बहुत बड़ी है। वोट बैंक जो है वो उसमें वोट परसेंटेज में बहुत ज़्यादा गिरावट बीजेपी की आएगी। अभी ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो 37% से ऊपर वोट बैंक था बीजेपी का, तो सभी जगह वोट उसमें परसेंटेज में गिरावट आएगी, ये तय है, क्योंकि विरोध बहुत है। अब आम जनता में, चाहे आप यूपी का देख लें, चाहे आप बिहार का देख लें, तो अगर कहीं पर भी पत्रकारों की वीडियो अगर हमने ध्यान से देखी, जहां भी चर्चा होती थी, अगर 3 जैसे बीजेपी की फेवर में बोलते थे तो 2 उसके खिलाफ ज़रूर बोलते थे। तो आम जनता के अंदर विरोध तो बढ़ा। सर इतनी ज़्यादा गिरावट वोट बैंक में नहीं आई है, उसके अपेक्षा की लोगों में सरकार बदलने की इच्छा ज़्यादा थी कि अब की बार सरकार बदलने। तो वही कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं कि सरकार तो ये भी ठीक है लेकिन बदलनी चाहिए, इसी भावना से लोगों ने वोट। उसके बाद जहां पर बीजेपी का सबसे बड़ा वो ये है कि संविधान को लेकर हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने भी कांग्रेस को चेताया कि संविधान के बारे में आपने जो है कोई स्टेटमेंट नहीं देनी है। लेकिन इसमें सारे के सारे देश में एक चीज़ फैल गई कि जो 400 पार का नारा दिया, चाहे वो एक किसी भी तरीके से विपक्ष को गुमराह करने के लिए या कैसे भी जो है सत्ता पक्ष पार्टी ने इसको लेकर चले, तो वहाँ पर दिमाग में जितनी भी शेड्यूल कास्ट थी उनके ये आया कि कहीं ना कहीं अगर पूर्ण बहुमत से ज़्यादा भी सीटें मिल गई तो कहीं संविधान को खतरा उत्पन्न हो जाए। ये बहुत जो है कांग्रेस के लिए लाभदायक रहे और बीजेपी के लिए नुकसानदायक रहा। जो मान लो ये वर्ग था ये बीजेपी से नाराज़ हुआ, और उसके लिए आपको मैं एक उदाहरण दूं कि स्वयं अमित शाह जी ने
इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है, संविधान को कोई खतरा नहीं है। तो ये हाँ, पिछले 2-3 साल में जो बीजेपी के कार्य रहे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उनको पार्टी में शामिल किया हो या सरकारें तोड़ने जैसे कार्य रहे हो, कि कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ से नाराज रहे हैं कि उनके कार्यों की अपेक्षा उनके इन कार्यों से नाराज हुए हैं लोग, इसीलिए चाह रहे थे कि अब की बार सरकार कहीं ना कहीं बदलनी चाहिए। तो हाँ, ना कि कांग्रेस का या दूसरी पार्टियों को वोट दे रहे हैं, उनसे भी संतुष्ट नहीं है लोग। लोगों का ये कहना है कि हमारे देश में दल कम और दलदल ज़्यादा हो गई है। हाँ, ये दलों पर विश्वास नहीं रहा। देखिए, आम जनता के अंदर ये चीज़ें हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके खिलाफ हतोत्साहित भी बहुत बड़ा वर्ग है कि जो पॉलिटिक्स है वो किस दिशा की ओर जा रही है। खासकर देखें ना, गांवों का वोट परसेंट बहुत कम रहा है आपकी बात। हाँ, ये नहीं है कि गर्मी थी, गर्मी वाली चीजें गांवों में इफेक्ट नहीं करती। लोगों में नाराजगी है, कुछ उत्साह नहीं है कि वोट डालेंगे तो बस ये वोट डाल रहे हैं, तो बदलाव चाह रहे हैं जो लोग, उसी की उसमें डाल रहे हैं, 10%, ना कि ये दे रहे कि कांग्रेस कोई अच्छा काम कर पाएगी, कोई अच्छे विजन लेके आएगी कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व पे भी विश्वास नहीं है कि कहाँ ऊपर जो है, ऊपर इतना कुछ कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रहा लोगों को। हाँ, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा पे कुछ विश्वास जता रहे हैं लोग कि भूपेंद्र हुड्डा जो अगर सरकार आई तो वो सरकार चला सकते हैं, लेकिन सेंटर में जो सरकार आएगी अगर बन भी गई तो किस तरह से चलाई जाएगी, ये भी लोगों को संशय है। देखिए, वही था कि या तो बीजेपी का मोदी जी का वोट था, कोई नीचे नहीं देखते। जितने भी चुनाव हुए हैं, 14 वाला है, 19 वाला है, 24 वाला है, तो चाहे महिला वर्ग है, चाहे कौन सा ही वर्ग है, गरीब वर्ग है, तो वो सभी के सभी उम्मीदवार को नहीं जानते हैं। जो बीजेपी को वोट पड़ रहा है वो शुरू से ही मोदी के नाम पर वोट है, मोदी के नाम पर ही वोट और मोदी के विरोध का वोट है। 80% वोट बैंक जो है आपकी बार मोदी के नाम से रहा, चाहे मोदी को दिया है पक्ष में और या विपक्ष में दिया, तो वो मोदी को हराने के लिए दिया है। तो या तो उसके किसी पार्टी को या कैंडिडेट को विपक्ष में दिया, बिल्कुल ना तो नाराजगी का वोट है या उसके पक्ष का मोदी के नाम पर वोट है। जो ये नेता हैं, लोकल नेता हैं, इनके नाम पर इतना वोट बैंक का जो है वो केंद्रित नहीं रहा है। जो वोट केंद्रित रहा है ना, वो सारे का सारा कुरुक्षेत्र की ही बात करें हम, कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता जैसे ही उनका नाम आया इंडिया गठबंधन के तहत, तो उन्होंने आते ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, गांव-गांव पहुंचे हैं वो। तो लोगों में एक चीज थी कि अब की बार सरकार को बदलना है, तो ये आ गया, अब दो पार्टियां एक हो गई हैं, तो ये सीट निकाल सकता है, तो उसका ही बेनिफिट रहा। देखा, हाँ बिल्कुल, वहाँ इंडिया गठबंधन जो है, अगर अभय चौटाला पहले आ जाता, डिसाइड कर लेता, वो इंतजार में रहा कि इंडिया गठबंधन के साथ उनका समझौता हो जाए किसी तरह से और कोई सीट मिल जाए, लेकिन वो टाइम पे डिसाइड नहीं कर पाया, तो लेट होने के कारण थोड़ा सा ये सबसे बड़ी आम जनमत की समझ में है कि इन्होंने इंडिया गठबंधन में अभय चौटाला जी को इनरोल करना चाहिए था। ये नहीं हुआ किसी भी कारण से, तो ब्लेम या हुड्डा पर किया जाता है, तो वो तो हर पार्टी अपनी इशू है पॉलिटिकल, लेकिन सोने पे सुहागा हो जाता। अगर उनको मिला लिया जाता तो अभय चौटाला जी का रोल देखिए आप कि कुरुक्षेत्र में आए तो जो किसानों के वोट थे, तो किसानों के वोट में उन्होंने कटाव और पटाव की, सेंधमारी की है बिल्कुल। और ये देखिए कि इतना कट्टर वोट बैंक है इन लोगों का, जबरदस्त। उसके बाद हमारे कलायत विधानसभा क्षेत्र में मैं बात करना चाहूँगा, रामपाल माजरा जी बड़े अच्छे लीडर रहे हैं शुरू से, और सुख दुख के साथी रहे हैं। आम जनमानस में उनकी जो छवि है वो बहुत ही बढ़िया कलायत में नहीं कहेंगे, कुरुक्षेत्र पूरी लोकसभा में, एक कैथल में एरिया में, कैथल में भी मैं मानता हूं, अपनी एक पैठ थी उनकी। हाँ, यानी कि वर्चस्व है एक। तो वो सुख में दुख में ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां वो नहीं जाते हैं। और कमाल मानिए कि इस एज के अंदर रामपाल माजरा जी ने इतना संघर्ष किया, डोर टू डोर प्रोग्राम, बहुत सारे गांव में एक भी घर नहीं छोड़ा। पंचायत का चुनाव बना दिया इन लोगों ने पिछले 3 दिनों में, तो बहुत ज्यादा जो देखे जा रहे हैं, जहां 100, 200, 300 वोट मारे, वहाँ मान के चलते हैं कि 500 से 700 वोट तक बढ़ोतरी की है। तो आप देखिएगा, हाँ ये कमाल देखिए आप, अगर कोई किसी का चुनाव था तो वो इन नल्लों का था कुरुक्षेत्र में। ना इतना लास्ट के दिनों में ना तो सुशील गुप्ता का इतना संघर्ष था और ना नवीन जिंदल जी का था इन नल्लों के मुकाबले। इन नल्लों का संघर्ष इतना था कि रोड शो करने, डोर टू डोर प्रोग्राम करने, उसके बाद सोशल मीडिया पर जो इनकी आईटी सेल थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। इन्होंने बड़ा अच्छा लास्ट के जो 3-4 दिन थे ना, इनमें पीक पर लेकर चले गए।
तो अब वो देखिए कि वो वोट कितना अशोक प्रतिशत जी, ले पाएंगे। जो इनेलो ने चुनाव लड़ा है, ये गजब का चुनाव लड़ा है कि उन्होंने जो पंचायत के पंच की तरह चुनाव लड़ा है कि कोर्टर के पास वो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज भी उस स्थिति को देखते हैं कि वो फाइट में नहीं है। ये तो हम एक भी सबसे मानेंगे बड़ा तो लाभ जो मिला लेकिन ना। ये मान के चल रहे थे ना 1 लाख को क्रॉस नहीं करेंगे, अब लगता है कि 1 लाख को तो वो हाँ, क्रॉस कर बिल्कुल, जाएंगे बिल्कुल, आसानी से। बिल्कुल लगता है बिल्कुल। दूसरी बात करें नवीन जिंदल की, नवीन जिंदल को टिकट इसलिए दिया गया था, जबरदस्ती कहें या किसी भी तरह से, कि इनका एक ग्राफ है, अगर इनको टिकट दी जाती है तो ये किसी भी पार्टी से में जीत जाएंगे। लोगों के अंदर यही चर्चा थी, उसी को देखते हुए नवीन जिंदल को यहाँ से लेके आए थे। लेकिन जो ही उनको लेके आए, वो जो चेहरा था वो विलुप्त हो चुका था कि नवीन जिंदल के जो इमेज है वो नहीं है। यहाँ तक कि जो बीजेपी पार्टी का कैडर था वो भी नाराज था उससे। लेकिन पिछले टाइम में कहीं ना कहीं बीजेपी नवीन के साथ खड़ी दिखाई दी, और जो बीजेपी का वर्कर स्टैंड है उसने चुनाव लड़ा है, उसको साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं नवीन जिंदल का चुनाव गिरने की अपेक्षा वो जो एक वोट बैंक है बीजेपी का, वो गिरावट में नहीं देखा जा रहा। इन दोनों के बीच में सुशील गुप्ता पिस गए। सुशील गुप्ता को प्रति भावनाएं बहुत ज़्यादा थी, लोगों की सरकार बदलने की भावनाएं बहुत ज़्यादा थी कि सुशील गुप्ता यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। लेकिन गांव में कहीं ना कहीं खासकर जाट वोटर में सेंधमारी की है, इनेलो ने की है, शहरों में सेंधमारी करके बीजेपी थोड़ा सा सक्रिय हो गई है। तो अब सुशील गुप्ता का डिसाइड करता है कि शहरों के ऊपर, कि शहरों का जो साइलेंट वोटर है ना, वो अगर सरकार बदलना चाहता है तो सुशील गुप्ता ये सीट निकाल रहे हैं। वरना जो नवीन जिंदल का भले ही वो ग्राफ ना रहा हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नवीन जिंदल जो बीसी का ज़्यादा है यहाँ पर कैडर है, तो बीसी को देखते हुए कहीं ना कहीं नवीन जिंदल इस सीट को निकाल सकते हाँ, उसमें वेटेज मानते हैं। देखो हमारी जो ये कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट है ना, इसमें बीसी कैटेगरी का रोल ज़्यादा है। और इसमें आप ये देखिए कि अब की बार टक्कर ज़बरदस्त थी। वो इस कारण थी कि जो जाट वोट बैंक था वो बीजेपी से खफा था, नाराज था बिल्कुल। वो या तो कांग्रेस पर है या कुछ % में इनेलो पर था। उसके बाद जो एससी है, एससी भी सारे का सारा नाराज था। तो जो वेटेज मिली कांग्रेस को भी, और जो बीजेपी का नुकसान था वो एससी में, जाट वोट बैंक में था। और जो बीसी है या ब्राह्मण समाज है, और ये सारे का सारा इसमें वेटेज किसको मिली है, इसमें बीजेपी को मिली है। तो इस कारण ये टक्कर बन गई। और कई जगह तो आप कमाल मानिए कि कई गांव में तो त्रिकोणीय मुकाबला भी हो गया कि इनेलो की वजह से और उसकी वजह से। अब आसपास गांव करोड़ा है, गांव करोड़ा में नवीन जिंदल का विरोध भी किया गया था। इनेलो ने वहाँ पर ग्राफ बढ़ाया है अपना, और इनेलो में और जो है सुशील गुप्ता में वोट बंट गए जाटों के। और जो ब्राह्मण वहाँ वोट बैंक बहुत अच्छा है, बीसी का वोट बैंक है, तो ये भी मानने का जा रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ से जिंदल लीड ना ले जाए। वही है, कटाव तो होगा वोटों का, लेकिन किया हुआ दूर को जाता नहीं है। अभी आप एक बात बताइए कि एक ही सीट थी, उन्होंने कहा कि थाली में एक ही रोटी थी, वो ही हमने दे दी, दोबारा चुनाव लड़ा। देखो पैसा भी खर्च होता है, और एक इमेज का भी इशू था कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी उपचुनाव में अभय चौटाला के खिलाफ। तो धरनों पर रहा, उसने जहाँ पर भी कमिटमेंट की, जहाँ पर भी समाज को ज़रूरत पड़ी अभय चौटाला जी की, वहाँ पर मंच पर सबसे पहले आकर खड़े हो जाते थे और जो घोषणा करके गए वो पूरी की। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं कि घोषणाएं कर जाते हैं लेकिन उनको पूरी नहीं करते हैं। अभय ही सत्य है, यानी कि जुबान का नारा जरूर आया है, लेकिन लोगों के अंदर ये चीज़ें भी थी। जब पूछा गया कि कंडेला, जब देवीलाल के टाइम के नाम पर वोट मांगा गया कि देवीलाल ने यहाँ पर बहुत अच्छा किया, इनेलो को देवीलाल की छवि के साथ जोड़ा गया, ना कि चौटाला की छवि के साथ। ओम प्रकाश चौटाला सबसे देवीलाल से लंबे समय तक काम किया, लेकिन जो उसके शासनकाल के दौरान कंडेला में जो किसानों का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बारे में जब पूछा गया तो कहीं ना कहीं हर जो उसका कार्यकर्ता था बचता हुआ दिखाई दिया कि उसके बारे में हम नहीं बोल सकते, कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें थी जो धूमिल कर पाई उनकी उस छवि को, वो चीज़ नहीं दे पाई। कि बहुत से जाट वोटर के बारे में कहें कि हमको मजबूरी में अब की बार 2 बाणिये खड़े हैं, हम बाणियों को नहीं देना चाहते थे, लेकिन मजबूरी है कि अगर ये परिवार देवीलाल की छवि के साथ चला होता उसी चीज़ को लेके, तो आज ये चीज़ हमें नहीं देखनी पड़ती। हमारी मजबूरी और बेबसी है ये कि आज हमको बीजेपी को हराने के लिए भी उनको वोट देना पड़ रहा है। हाँ, ये चीज़ है। देखो कंडेला कांड की अगर आपने बात की है, चाहे शासन कोई भी रहा है, कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी का रहा है,
तो खामियां तो रह जाती हैं कहीं ना डिसीजन कहीं, यही तो है, और सत्ता का नशा आ जाता है। हाँ। उस टाइम भी चौटाला साहब को बड़ा समझाने का प्रयास किया, रामपाल जी जैसे सीनियर लीडर ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि इनको किसी भी तरीके से इस मामले को सॉर्ट आउट कर दीजिए। वो दाग ताउम्र लेकिन- उनको झेलना पड़ेगा। हाँ, ताउम्र उस चीज़ से जहाँ गलती हो जाती है ना, उस गलती को ताउम्र झेलना पड़ेगा। अभी जैसे दुष्यंत चौटाला जी से हमने पहली वीडियो में भी बात की थी कि उनसे इतनी बड़ी गलतियां हुई हैं ताउम्र कि उसकी राजनीति उनको पे- ताउम्र उनकी जो राजनीतिक छवि है उस पर वो दाग बना रहेगा जी। और विरोध होता रहेगा। बार बार वो वीडियो क्लिप, और आजकल तो ये चल गया कि एक एक बयान बड़ा सोच समझ कर देना पड़ता है राजनेताओं को, क्योंकि वो समय बदल चुका है, डिजिटल मीडिया है, और जो शब्द कहे गए हैं उनको बार बार अगर कोई शब्द गलत निकल जाता है उसकी वीडियो क्लिप 10 साल के बाद भी दोबारा उठा ली जाती है। अभी दुष्यंत चौटाला जी के पिताजी हैं, उनका अनुभव कितना था, लेकिन फिर भी वो गलतियां कर गए कि वो वोट कहीं ना बैंक कहीं किसानों का साइलेंट था। से रहे इस चुनाव में, हाँ, कहीं ना इसमें कहीं साइलेंट से- रहने का पूरी कारण था। सरकार के दौरान भी वो साइलेंट से रहे, साइलेंट- उन्होंने कुछ भूमिका नहीं दिखाई। देखिए, तो- जो एक बयान उन्होंने दिया था किसान आंदोलन में कि किसान तो बीमारी है, हाँ, एक तो बीमारी उसका है। जवाबदेही किसानों ने कितने मुखर तरीके से ली कि चाहे दुष्यंत चौटाला जी गए या मान लो नैना चौटाला जी से गए, तो सवाल इसमें सबसे बड़ी बात इस इलेक्शन की क्या थी कि सवाल जवाब प्रत्येक नेता से किए गए जी, हैं जी। जनता के द्वारा। अब ये लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी बात है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी आए उसका स्वागत करेंगे जी, मैं जी। चुनावों के दौरान। विरोध की अपेक्षा विरोध से सवाल आप कर पूछना सकते बहुत हो, जरूरी लेकिन है। चुनावों में ना करें। चुनावों में सबको अवसर दें, सबका स्वागत करें और एक तरीके सलीके से सवाल की जवाबदेही लें। जी। ऐसा नहीं है कि जैसे उसका भी हम विरोध करते हैं कि नैना चौटाला जी रोजखेड़ा गांव आई या जहां आई पत्थरबाजी होना और वो होना, ये लोकतंत्र के लिए ये सही सभ्य नहीं है। समाज के ये लिए भी सभ्य अच्छा समाज नहीं की है। नहीं है, इसका बिल्कुल बायकॉट होना चाहिए। उसको आराम से बिठाइए, नैना तो चौटाला जी अशोक को, जी, दुष्यंत अंत जी में को। हम हरियाणा की और कुरुक्षेत्र की बात करें तो क्या मानते हो कि हरियाणा में जो फाइट है पिछले 2 महीने में बदला है माहौल, कितनी सीटें कौन सी पार्टी ले सकती है? देखिए, 3 सीटों का तो आम जनमत बिल्कुल बोल रहे हैं कि कांग्रेस की आ सकती जी। है। जो धरातल पर आम जनमत की राय है वो सही है, वो गलत है, वो अलग चीज़ है जी। दीपेंद्र हुड्डा जी की रोहतक से, कुमारी शैलजा की सिरसा से और एक राव दान सिंह की भिवानी से। तो इन 3 सीटों पर तो चाहे बिल्कुल भी आए ना आए, लेकिन आम जनमत ये कहता है कि ये कांग्रेस के पक्ष जनमत में। ये भी कहता है कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस नहीं हार सकती थी और कांग्रेस बीजेपी की तरह मजबूती से चुनाव लड़ती, क्योंकि भले ही कुछ चीज़ें उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि किरण चौधरी की बेटी की टिकट को उन्होंने नकार दिया और यहाँ से वीरेंद्र सिंह के बेटे की टिकट को नकार दिया। इसका एक पॉजिटिव भी आया था कि कुछ ना कुछ बदलाव करना चाहती है कांग्रेस भी, लेकिन चुनाव के दौरान वो कैंडिडेट अगर बीजेपी का ऊपर इस तरह की तरह प्रेशर होता तो दोनों साथ में चुनाव लड़ते। हिसार की सीट पे बात करें या भिवानी की सीट पे बात करें तो वहाँ पर साथ नहीं दिखाई दिए। इस चीज़ का लोगों में मायूसी है कि जब कांग्रेस के ऊपर का नेतृत्व जो है वो इतना प्रेशर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए अंदरूनी क्या है पार्टियों में वो अलग विषय है, लेकिन जो आम जनमत की राय पर मैं बात करता हूँ सिर्फ आपसे, ये था कि कांग्रेस ने सभी टिकटों का वितरण बड़े ज़बरदस्त तरीके से और अच्छा किया है। आम जनमत में जो मैसेज गया था, उसके बाद एक सीट थी जो करनाल वाली थी, जो आम जनमत की समझ से परे थी। वहाँ पर एक चीज़ आई आम जनमत में कि कहीं डम्मी कैंडिडेट ना कांग्रेस ने जानबूझकर उतार दिया हो खट्टर के सामने। ये एक मैसेज आम जनता में एक पूर्वाग्रह बन गया था। लेकिन मैं कमाल मान गया कि जो चेहरा उतारा बुद्धि राजा जी को, उनकी जितनी स्पीच आई और वोट के लिए अपील आई और उनका पूरे का पूरा चुनाव प्रचार प्रसार का तरीका जबरदस्त था। उन्होंने एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला जिसका बुद्धि राजा जी का विरोध हो। बड़े तरीके से टू द पॉइंट अपने विचारों को रखने में और एक को स्टैंड पे लेके आए, स्टैंड पर लेकर आए। हरियाणा में और चर्चा हुई कि मनोहर लाल खट्टर हार सकते हैं। ये चीज चली, हारे ना हारे, लेकिन बुद्धि राजा जी नेता जरूर बन गए। हार के लिए चर्चा ही हार की चर्चा कहते हैं ना, आपकी जीत से तो हमारे हार के चर्चे ज्यादा हैं। तो वो काम बुद्धि राजा जी कर गए, ये जबरदस्त लगा उनका। जी, तो अब कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिए, लेकिन जहां इनेलो का वर्कर स्टैंड था तो बीजेपी का वर्कर स्टैंड था और सुशील गुप्ता जी कांग्रेस के ऊपर डिपेंड थे। कांग्रेस ने उनको साथ भी दिया, ऐसा नहीं मान लेंगे कि कांग्रेस का हर नेता उनके साथ खड़ा दिखाई दिए, लेकिन कहते हैं खुद का कैंडिडेट और दूसरे कैंडिडेट के लिए उतना प्रयास कि आज
जो कुरुक्षेत्र में वोट परसेंटेज कम रही है, ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस तरह का प्रयास नहीं किया गया वोटर्स को लाने के लिए, कि जितना वोट परसेंट कम हुई है वो कहीं ना कहीं सुशील गुप्ता के लिए हानिकारक भी हो सकती है। लेकिन फिर भी ये मान कर चला जाए कि भावनाएं भले ही अभय चौटाला के प्रति बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो वोटर भी ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हराया जाए। अगर शहर का वोटर और वो वोटर कहीं ना कहीं ये चीज़ देखता है कि बीजेपी है, क्या अभी भी लगता है कि सुशील गुप्ता देखिए, हाँ, भविष्य के गर्म में है वैसे ये। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा संवेदनाएं अभय चौटाला जी के साथ थी, जिन्होंने किसानों की लड़ाई बखूबी इन 5 सालों में इतनी ज़्यादा लड़ी, विधानसभा के अंदर भी, धरनों के ऊपर भी। लेकिन उनका जो लाभ मिलना चाहिए था, पार्टी को उठाने के लिए हर वो प्रयास किया कि हर नेता अपनी पार्टी के लिए प्रयास करता है, किसी के लिए नहीं। जिस राजनीति हित के लिए चलती है, हर पार्टी अपने हित को देख करके फैसले लेती है, किसी के लिए कोई फैसला नहीं लिया जाता, पार्टी हित के लिए, अपनी राजनीति हित के लिए फैसले। कि अभय ने जो भी फैसले लिए हैं अपनी पार्टी हित को देखते हुए पॉजिटिव फैसले लिए थे, अच्छा प्रयास रहा है दोबारा से उठाने की पार्टी को। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने का जो प्रयास है लोगों का, कि कहीं ना कहीं अभी भी ये अंदेशा जताया जा रहा है कि वोटर साथ होते हुए भी कहीं ना कहीं अगर जो मैं ये इसी बात पर आना चाहूँगा कि बहुत सारा आप कमाल मानिए कि 30% है मेरा आइडिया, 30% वोट बैंक जो अभय चौटाला जी का था जी, संवेदनाएं तो अभय चौटाला जी के साथ, लेकिन दिमाग में एक धर्म संकट की बीजेपी को हराना है जी जी, तो वो सुशील गुप्ता को वो अभय चौटाला जी वाला वो लाभ भी मिला है जी जी। 30% तो जो आत्मा तो मतलब अभय चौटाला जी के साथ सुशील गुप्ता अभी भी फाइट में पीछे इतना नहीं गए हैं कि कहीं ना कहीं पीछे इतना सकते हैं। देखो गांव में तो नहीं गए हैं, जो ग्रामीण अंचल है ना उसमें तो कहीं मान लो बीजेपी को प्लस हो गई, कहीं पर जो है सुशील गुप्ता जी प्लस हो गए। कांटे की टक्कर है ग्रामीण अंचल में तो। जब मान लो 4 गांव में बीजेपी चली गई तो 5 गांव में ये चलेगी, 5 में बीजेपी चली गई, 4 में वो चली गई, तो सभी जगह अपने जितने आसपास के गांव हैं जबरदस्त टक्कर का माहौल देखने को मिला है जी। अब शहरी क्षेत्र में इतनी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है कि वहां पर क्या चला है। शहरी वोटर अब की बार डरा हुआ कहीं हाँ। क्योंकि बहुत से वोटर से जब हम सर्वेक्षण के लिए जाते थे, ये क्यों मार अगर आ गए पुलिस ले जाए खड़ा करा गए मतलब डर। एक अब की बार वोटर जो साइलेंट है ना वो डर के कारण भी है कहीं ना कहीं। तो ये जब साइलेंट वोटर है ना ये निर्णय लेंगे, ये लास्ट में क्या निकल कर आता है तब तय होगा। अभी 4 तारीख को उसके बाद ऑल इंडिया लेवल की अगर हम बात करें 303 सीटें थी बीजेपी की जी, और 50 सीटें इनको मिल गई। इनका जो गठबंधन था एनडीए की 353 सीटें थी। जो प्रशांत किशोर जी का तो ये कहना है, जो मान लो जाने माने चेहरे हैं कि वो वहीं पर स्टैंड करेगी लगभग बीजेपी की। एक योगेंद्र यादव जी हैं, वो भी अच्छे विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि 65 सीटें बैक में जा सकती हैं। लेकिन तो मेरा निजी विचार है, अब मेरा खुद का निजी विचार जो ये है वो ये है कि इनको जो वेटेज मिलेगी वो आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा जी, इन 3 राज्यों को छोड़ दीजिए जहाँ पर इनको 10 या 15 जितना भी प्लस हो सकता है। उसके बाद आप पूर्वी भारत को ले लीजिए, वहाँ पर नहीं मिल सकती है कोई वेटेज, केरला में नहीं मिल सकती है, महाराष्ट्र में 5 सीटों का नुकसान हो, इनकी 22 के करीब आई थी अकेले बीजेपी की, अलायंस के साथ 140 के आसपास थी, तो अलायंस को तो ज़्यादा डाउनफॉल होने का की संभावना है। और इन्होंने अगर उसमें ज़्यादा इंक्रीज करके चुनाव लड़ा है तो वहाँ पर भी उम्मीद जताई जाती है कि ये कम आएंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद राजस्थान में नुकसान होगा। अभी यूपी देखा जाए सरकार बनाने के नज़दीक है। हाँ, तो वो है, सभी विश्लेषक यही कहते हैं भी सरकार बनाने के तो नज़दीक हैं, लेकिन आप जोड़ तोड़ में भी अब माहिर बहुत ज़्यादा हो गया बीजेपी, इतना ज़्यादा। अभी यूपी की बात मैं करूं आपको, यूपी में 30 सीटें तो ऐसी है, 30 या 35 के करीब, जिसमें एक तरफ बिल्कुल बीजेपी है प्लस में, लेकिन 30-32 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांटे की टक्कर है। अब वो कांटे की टक्कर जो है ना आमने सामने की, उसमें ये देखते हैं कि इंडिया को कितनी मिलती है, लेकिन नुकसान जरूर होगा बीजेपी का, ये क्या है।
दिल्ली में नुकसान होगा, हरियाणा में नुकसान होगा, हिमाचल में होगा और यूपी में भी होगा। कितने ही नुकसान हो, नुकसान पक्का होगा। वो कितनी सीटें, लेकिन कितनी परसेंटेज में नुकसान होगा आमने सामने की टक्कर में, ये देखने वाली बात होगी। अभी आंकड़े जो हैं आम जनमत के, देखो विशेषज्ञ तो 60-65 या बराबर ही लेकर चले हुए हैं, लेकिन आम जनमत की बात करें, जो जनमत की राय हैं हम धरातल पर सुनते हैं, तो वो ये है कि इनकी 303 सीटें थी तो कहीं 195 से 210 तक ना सिमट जाए ऑल इंडिया में। ये भी हो सकता है चमत्कार। हाँ। ये विश्लेषक अब की बार वोटर साइलेंट है। आपकी बार उसके बाद बार से सबसे ज्यादा साइलेंट वोटर अब की बार हैं। हाँ, 10% वोट घटा है, 10 से 15 के बीच हरियाणा में, सभी जगह ये हालात हुए हैं। तो वो किस पर ज़्यादा असर छोड़ेगा, ये देखने वाली बात है। उसके बाद ये है कि इलेक्शन कमीशन पर इन्होंने जवाब भी मांगा है, तो एक संशय भी है विपक्ष के। ईवीएम पर तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक है कि जो चुनाव आयोग ने आंकड़े दिए थे पहले और उसके बाद 10% का डिफर आया हुआ है। जी, इस पर तो वो बड़ा जो है पार्टियों को नहीं, हर मतदाता इलेक्शन कमीशन पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है वो। अगर उसको वो क्लियर कर देता है तो वो फिर निष्पक्ष चुनाव ही है। देखो, हारने वाली पार्टी चाहे कभी भी चुनाव हुए हैं, आरोप तो लगते रहे हैं, वो अलग विषय है, लेकिन निष्पक्षता में ईवीएम का तो इतना नहीं। लेकिन जी अंत में ज़्यादा नहीं खींचते हैं वीडियो को, ये बताइए कि हरियाणा में 10 में से कितनी सीटें दे रहे हैं आप इंडिया गठबंधन को? देखिए, 3 का तो इन्होंने चांसेज जो आम जनमत है 80% लिया हुआ है। आम जनमत में जो बताई मैंने आपको, सिरसा शैलजा जी, रोहतक दीपेंद्र जी, भिवानी रावदान सिंह जी। उसके बाद जो टक्कर की हैं, यानी कि 4-5 सीटें उनमें से 50 टक्कर की हैं, उनमें देखो भी बीजेपी बाजी मारेगी या वो मारेगी या 50-50 रहेगा। 3 से 5 तक सीटें आ सकती हैं। हाँ, तो ये है। वैसे अगर वो जो टक्कर वाली है ना, उनमें अगर 80% से ऊपर ले गए तो फिर 6-4 का रेशो भी रह सकता है। तो अभी कुरुक्षेत्र अगर वो सारी बीजेपी ले गई फिर वो 7 का, 3 का या 6-4 का रह सकता है। वो टक्कर वाली सीटें निर्धारित करेंगी ना, उसमें किसका आएगा, उसमें ना वोटर बता सकता है, ना कोई विश्लेषक बता सकता है। 4 तारीख को खुलने के बाद ही तय होंगी ये तो उसमें टक्कर वाली में प्लस कौन जाएगा, फिर तो 6-4 का आ जाएगा। एक पार्टी कौन सी चली जाइए, 7-3 का या 6-4 का, उसमें बीजेपी बाजी मार जाइए या कांग्रेस मार जाइए, फिर तो आएगा 6-4 का। अगर उसमें 50-50 होगा तो फिर 50-50 हो जाएगा। तो ये रहेगा। जी साथियों, आपका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ विश्लेषण रहेगा आपकी बार आपकी नज़र में? आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।